वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी कॉन्सेप्ट में। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग इस सेशन में बीएड से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनको हम लोग एक श्रृंखला के तौर पर लेके चल रहे हैं। और यह जो आप लोग की सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की, इसी कड़ी में आज हम लोग बीएड सोशल साइंस के 2023 में संपन्न हुए डे 1 के एग्जामिनेशन जो पेपर है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो डे 1 का पेपर है उसको हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 और क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक। थर्ड वीडियो जो आप लोग यह देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस वीडियो के माध्यम से पेपर का क्या नेचर था, क्वेश्चन पेपर किस लेवल का आया हुआ था और कौन कौन से सब्जेक्ट से आप लोग के प्रश्न पूछे गए थे, ये सब चीजें आप लोग जान सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसमें कौन सा सही उत्तर है ये भी हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। उसके साथ हम लोग जो भी प्रश्न होंगे उनकी एनालिसिस भी करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को आने वाले जो 2024 का एग्जामिनेशन है उसके लिए कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन में अगर हम बात करते हैं आप लोगों का, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 51 जो आप लोग का है वह क्या कह रहा है कि वर्ष 1993 में भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय पोषण नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, दुर्बल वर्ग में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का नियंत्रण, जैविक आहार का उत्पादन, आवश्यक आहार में लाभकारी तत्वों को मिलाया जाना। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आप लोगों का कि यहाँ पे एक वर्ड दिख रहे हैं आप लोग, राष्ट्रीय पोषण नीति। यह जो राष्ट्रीय पोषण नीति है यह सबसे पहले जो आप लोगों का लागू किया गया था वह 1993 में यह आप लोग का कह सकते हैं लागू किया गया था 1993 में। और यह 1993 में जो राष्ट्रीय पोषण नीति है वह किस लिए लागू किया गया था, तो यह लागू किया गया था आप लोगों का कुपोषण को दूर करने के लिए। किसको? कुपोषण को दूर करने के लिए इस नीति को लागू किया गया था। क्लियर बात है आप लोगों को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इसका आंसर होगा वह 51 का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं जैविक आहार का उत्पादन, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्ष 1993 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय पोषण नीति का निम्नलिखित कौन सा एक भाग नहीं है, तो जैविक आहार का उत्पादन ये राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 का भाग नहीं है। क्लियर बात है आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि यह जो प्रश्न पूछा गया था आप लोगों का होम साइंस से आप लोग का यह प्रश्न पूछा गया है। फिर बताइए आप लोग को कौन सा होम साइंस से यह प्रश्न पूछा गया है। और होम साइंस में जो आप लोग प्रश्न देख रहे हैं उसका जो नेचर है वह बिल्कुल ही आप लोग का कसते लेवल जो है वह आप लोग का मीडियम लेवल पूछा गया यह प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर आपका 52। प्रश्न 52 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया का एक कार्य नहीं है। किसका? मीडिया का एक कार्य नहीं है। कौन सा कार्य है? ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों का प्रसारण। दूसरा है आपका निगरानी यानी कि सर्विलांस। तीसरा आपका है तथ्यों और घटनाओं के गैर विश्लेषण की अपेक्षा उनको उसी रूप में प्रस्तुत करना जैसा कि वह घटित होती है। और चौथा ऑप्शन है लाभवंशी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 52 का जो सही आंसर होगा वह आपका सी हो जाएगा। यानी कि तथ्यों और घटनाओं के गैर विश्लेषण की अपेक्षा उनको उसी रूप में प्रस्तुत करना जैसा कि वह घटित होती है, ये आपका कार्य नहीं किसका? मीडिया का। और यह कार्य अभी जो है वह वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 53। प्रश्न नंबर 53 क्या आ रहा है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा हुआ है कि एनसीईआरटी का जो है वह फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 53 में अगर हम सिंपली बात करते हैं तो एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये हमारा जो है वह ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होगा। अगला जो प्रश्न आप लोगों का पूछा हुआ है वह देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है कि द ग्रेट इंडियन डिजर्ट एज यानी कि भारत का विशाल भारतीय मरुस्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 54 का आंसर। तो अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे विशालतम जो आपका मरुस्थल है वह थार मरुस्थल है। और ये कहां पर है? आप सभी को पता है, रेगिस्तान, मतलब आपका राजस्थान की तरफ है।
और अगर हम बात करते हैं आप लोग का विशाल भारतीय मरुस्थल कौन सा आपका है, तो थार मरुस्थल है। और थार मरुस्थल के बारे में अगर हम बात करते हैं, कुछ चीजें आप सभी को पता होना चाहिए प्रश्न नंबर 54 का, कि थार मरुस्थल जो है भारत, इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी भारत, ये आपका जो है थार मरुस्थल वह जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 55। क्या अगर निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ का फसल नहीं है, कौन सा आपका खरीफ का फसल नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं खरीफ का कुछ फसल है, जिसमें अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप सभी जो देख रहे हैं वो आपके अनाज ही हैं, क्या है आपके अनाज है। तो अगर हम बात करते हैं खरीफ के फसल में जो आपके अनाज होते हैं वो कौन कौन से अनाज है, ये भी ध्यान रखिए। तो खरीफ के फसल में जो आपके अनाज होते हैं वह है आपके यहाँ पर धान, मक्का, और उसके बाद गेहूं, ठीक है। धान, मक्का और धान, मक्का, एक मिनट, धान, चावल, ठीक है, धान, चावल और मक्का। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका बाजरा, ये सभी के सभी क्या है आपके खरीफ के फसल हैं। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वो है आपका मटर। तो मटर जो है वो आपका खरीफ का फसल नहीं है, क्या आपका खरीफ का फसल नहीं है। मटर जो है वो आपका रबी का फसल है। किसका है, रबी का फसल है, ठीक है। जो बात है आप लोगों को ना, तो देखिए ध्यान से कि खरीफ के फसल कौन से है आपके, धान है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, और रबी का फसल कौन सा है, मटर, ये आपका रबी का फसल है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। दिया कि सबसे अधिक संख्या में चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक संख्या में चंद्रमाओं वाला जो आपका ग्रह है वह कौन सा है, शुक्र है, बृहस्पति है, वरुण है, या फिर आपका मंगल है। तो प्रश्न नंबर 56 में अगर हम बात करते हैं कि जो आपका सही आंसर होना चाहिए वह कौन सा हो जाएगा, तो आपका प्रश्न 56 में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहस्पति जो है उसके पास सबसे ज्यादा जो चंद्रमा है वह है। और अगर बात करते हैं कितने चंद्रमा है, तो इसके पास लगभग 92 चंद्रमा है। कितने, 92 चंद्रमा है। और अगर हम बात करते हैं रिसेंटली जो आपके नए नए चंद्रमा जो खोजे गए हैं बृहस्पति के, उनकी संख्या लगभग 12 ऐसे चंद्रमा है जिनकी नई संख्या यहाँ पर खोजी गई है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57 दिया हो गया है यहाँ पर, क्या कर रहा है कि अभिप्रेरणा का आवश्यकता स्वप्नीय सिद्धांत किसके द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। अभी जो प्रश्न देख रहे हैं वो आपका पॉलिटी से नहीं पूछा गया है, वह आपका पॉलिटी से नहीं पूछा गया है, बल्कि यह प्रश्न पूछा गया आपका पॉलिटिकल साइंस से। किसे, पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है। और वो भी पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी का क्लास 12th का आप देखेंगे, एनसीईआरटी क्लास 12th का जो आप उसमें देखेंगे तो आपको यह देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा अगर बात करते हैं कि ये जो प्रश्न पूछा गया वो पॉलिटिकल साइंस है, और 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, अब्राहम मैस्लो, क्या हो जाएगा, अब्राहम मैस्लो आपका सही आंसर होगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि जो भी एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको आप लोग अच्छे से इसको रीड करिए, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 58 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन लेकर चला हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह कब आपका आंदोलन चलाया गया था, यह भी बात आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। तो ये आपका 1985 में आप लोग का यह आंदोलन चलाया गया था। कब, 1985 में आंदोलन आप लोग का चलाया गया था। और अगर हम बात करते हैं कि 1985 में जब आंदोलन चलाया गया था तो उस समय इससे जुड़े हुए जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं उनमें आपका है मेघा पाखर जी हैं। कौन है आपका, मेघा पाटकर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वह सही आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 59, भारत का मिल्कमैन किसे कहा जाता है, भारत का मिल्कमैन किसे कहा जाता है यह आपको बताना है। तो भारत का जो मिल्कमैन है वह किसे कहा जाता है, चार ऑप्शन देगा, वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी देवीलाल, अमूल्य गांगुली।
तो 59 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्गीस कुरियन को भारत का मिल्कमैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 60 का रहा है, उस राज्य का नाम बताइए जहां पर 1952-57 के दौरान कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। ठीक है, यानी कि कांग्रेस का राज उस राज्य में नहीं था, ये आपको बताना उस राज्य में। और कौन सा सन था, ये सन याद रखिएगा 1952-57, यानी कि जब हमारे देश में पहली बार चुनाव हुए थे लोकसभा के और विधान परिषदों के, तो उस समय एक ऐसा भी राज्य था जहां पर कि कांग्रेस की सरकार नहीं थी। यही आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। कहां है आपका, जम्मू कश्मीर। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जो कि हमारे जो कि अस्थायी था, जिस पर कि लोकसभा और राज्यसभा से आपका एक अनुच्छेद पास हुआ था, उसको लेकर के हुआ था। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे देश में एक उसका अलग संविधान था, उस संविधान को हटा दिया गया था। चलिए अब वो तो बात की बात है, हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 61 दिया हुआ है, कर रहा है क्या कि विषम की पहचान कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी आपका क्या एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि आपका JNU, सॉरी JNU, इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया JMI, फिर आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि आपका IGNOU। अब इसमें आपका अलग क्या है ये देखिए, तो यहां पर देखिएगा कि आपको सबसे आंसर सटीक मिल जाएगा, वह कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे DU हो गया, JNU हो गया या फिर JMI हो गया, ये सब क्या है आपके यहाँ पर आप जाकर के पढ़ाई भी करते हैं, यानी ऑफ कैंपस भी इसका है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो IGNOU है इसके ऑफ कैंपस नहीं है, यहाँ पर ये क्या करता है ओपन यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये सब क्या है आपके तीनों ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ, इनसे रिलेटेड कुछ ओपन यूनिवर्सिटी जैसे सोल हो गया DU का, ठीक है, तो वो लोग अपना कराते हैं। क्लियर बात है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा अगला दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी को बनाया गया। हम केवल आंसर बताते रहेंगे क्योंकि थोड़ा सा जल्दी है इसलिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 62 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी आंसर, यानी कि कृष्णा नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 63 दिया हुआ है, क्या कर रहा है 63 कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो किताब उल हिंद जो पुस्तक है वह लिखा गया भाई किसके द्वारा, यहाँ पर अल बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा, अल बरूनी के द्वारा यह आपका लिखा गया है। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 64 कर रहा है, क्या कर रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी, यह सजा कब सुनाई गई थी ये आपको बताना है। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 23 मार्च 1931 को यह आपकी फांसी सजा जो है वह सुनाई गई थी। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया गया है 65। प्रश्न नंबर 65 कर रहा है किसी कक्षा में एक छात्र दृष्टिबाधित है और कक्षा की गतिविधियों में भाग नहीं ले रहा है, तो एक शिक्षक को चाहिए कि उस पर चिल्लाना, उसको सजा देना, उससे व्यक्तिगत रूप में बात करना और प्रोत्साहित करना, प्रधानाध्यापक से शिकायत करना और उसके सेक्शन को बदल देना। तो प्रश्न नंबर 65 अगर हम बात करते हैं कि जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उससे व्यक्तिगत रूप में बात करना और उसको प्रोत्साहित करना, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 66। प्रश्न नंबर क्या कर रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन यानी असर्शन के रूप में लिखित और दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित है। राज्य को देश के विकास के हित में मीडिया प्रचलनों में हस्तक्षेप करने या फिर मीडिया को प्रतिबंधित करने और सेंसरशिप लगाने तथा प्रत्यक्ष नियंत्रण का अधिकार है, ये आपका अभिकथन यानी कि आपका जो है वह क्या है, असर्शन है। और कारण क्या पूछ रहे हैं कि रीजन, मीडिया की स्वतंत्रता को देश की विकास आवश्यकताओं और आर्थिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो प्रश्न नंबर 66 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर आपका 67 दिया हुआ है कि नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन यानी असर्शन एक रूप में लिखित, दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन है, वे लोग जिन्होंने एक लंबी समावधि तक किसी संगठन में कार्य किया और उससे अच्छा प्रदर्शन किया, उनको क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन की आवश्यकता नहीं हो सकती है। दूसरा आपका कारण दिया है कि सक्षम कर्मचारी सदैव सक्षम नहीं रहते हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं कि उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है आपको। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न आपका 68 है कि नीचे दो कथन, यानी क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखित, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन है, हमारे देश में स्वरोजगार, मजदूरी, रोजगार योजनाओं को प्रोत्साहन एक कुशल संबंधी कार्यक्रम है। कारण आर दिया हुआ है कि स्वरोजगार और मजदूरी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा वास्तविक कार्यक्रम, इसलिए सार्वजनिक पोषण योजनाओं के रूप में मानी जाती है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 69 जो दिया गया वो हम लोग देखते हैं। एक और प्रश्न करेंगे, इसके बाद हम लोग सेशन को एंड कर देंगे और हम अपने सेशन अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरे कारण के रूप में। अभिकथन ए, गृह कार्य शिक्षार्थियों के घर पर स्व अध्ययन में सहायता करता है। कारण ए दिया हुआ है कि स्कूल के पश्चात विद्यार्थियों को व्यस्त रखने में गृह कार्य अवश्य दिया जाना चाहिए। उपरोक्त कथन के आलोक पर नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है। तो यहाँ पे 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि ए सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ प्रश्न में 70, ये क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए, असर्शन और रीजन है। कह रहा है कि गैर निर्देशात्मक परामर्श प्रक्रिया परामर्शग्राही के अनुभव वृद्धि होने के योग्य बनाती है। कारण आर दिया है कि परामर्शदाता की भूमिका विभिन्न परामर्श प्रक्रियाओं में अपेक्षाकृत निश्चित होती है। अब यहाँ कह रहा है उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में सही का उत्तर देना है आपको। तो प्रश्न में 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 100 तक के जो आंसर उनको हम लोग करेंगे।